नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी चुनावी रैली या जनसभा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र जरूर होता है। उनके हिसाब से उनकी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टी भ्रष्टाचारी है। विपक्ष के सभी नेता भ्रष्टाचारी हैं। उनकी बातें सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि जिन नेताओं के बारे में मोदी ऐसा आरोप लगाते हैं उन सबको या तो जेल में होना चाहिए या फिर बीजेपी में, जैसा बीते कुछ सालों में हो रहा है। जिन नेताओं पर मोदी बीते 7-8 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे उनमें से दर्जनों नेता अब बीजेपी के पार्टनर हैं, चाहे सरकार में पार्टनर या फिर राज्यों की चुनावी राजनीति में। विपक्ष के कई ऐसे नेताओं को अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर और सुखाकर मोदी जी अपने पाले में ले आए। हाल ही में बीजेपी के नए पार्टनर बने अजीत पवार, वही अजीत पवार जिनकी पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी नेचुरली करप्ट पार्टी कहा करते थे, तो नेचुरली करप्ट कुनबा अब बीजेपी की साझा सरकार में है। और नेचुरली करप्ट पार्टी के अहम चेहरे जिन्हें मोदी करप्ट कहा करते थे अब महाराष्ट्र की साझा सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं। मोदी जिन लोगों को 70,000 करोड़ की चोरी करने वाला भ्रष्टाचारी कहते थे हाल तक, उन्हें अब मोदी जी ने महाराष्ट्र का खजाना मंत्री बना दिया है। खजाने की चाबी अब उन्हीं के पास है जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी भाषण दिया करते थे, उनके अपराध गिनाया करते थे, उनका भ्रष्टाचार गिनाया करते थे। अब वही अजीत पवार कल दिल्ली आने वाले हैं, आम बैठक है, मोदी जी से मिलने वाले हैं, उनकी खास मुलाकात होने वाली है। अब जरा सोचिए, मोदी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे जुमले उछालना एक बात है, और विपक्ष के पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़कर उन्हें अपने साथ खाने के टेबल पर एक ही साथ खाने के लिए बुला लेना दूसरी बात। खैर, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं। कल दिल्ली में अहम बैठक, कई चेहरे होंगे एनडीए के नए नए पार्टनर, साझेदार। तो मोदी जी के इस मुद्दे पर कहे का पोस्टमार्टम मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आज जरा परिवारवाद की बात कर लेते हैं। गौर से देखिए और सुनिए, ताकि आपको कोई भी अगर बीजेपी का ऐसा मोदी जी का पक्का वाला भक्त किसी चौराहे पर, चौक पर, पार्क में, कहीं भी भाषण मोदी जी का सुनकर ज्ञान देता दिखे तो उसको बीजेपी की भी असलियत जरूर बताइएगा। यह अब आप लोगों की भी ड्यूटी है। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये मोदी जी के हाल के भाषणों की हेडलाइन है। परिवारवाद राष्ट्र के लिए घातक है, जिसका शुद्धिकरण जरूरी है। अब मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी कैसे परिवारवाद से शुद्धिकरण कर रहे हैं जो भाषण में बोलते हैं। तो बहुत अहम है यह वीडियो। उसके बाद परिवारवाद पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेर लिया। विपक्ष परिवार के नाम पर वोट मांगता है। वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसे लोगों को जोड़े जिनका परिवार राजनीति में नहीं। देखिए कितनी अच्छी बात मोदी जी ने कहा, कितनी अच्छी बात कही। ऐसे लोगों को जोड़े जिनका परिवार राजनीति में नहीं। सुनने में एकदम संतवाणी। इसी तरह का एक और है, यहां भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद, यहां भी परिवारवाद की राजनीति से निकल सके बाहर। यहां भी जहां परिवारवाद का होता है, परिवारवाद होता है, वहीं करप्शन तेलंगाना में। तो ये अलग अलग जगह मोदी जी के भाषण है। अब ये परिवारवाद पर जो मोदी जी इतना बोलते हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह बोलते हैं, तो जरा देखिए हकीकत क्या है। और अभी ताजा मिसाल 24 घंटे के भीतर भी कुछ तस्वीरें आई, उस पर भी बात करेंगे। अब ये आज के अखबार की खबर है। हिंदुस्तान अखबार में है, अमर उजाला में, अलग अलग अखबार जो भी आपको दिखाओगे, सारी चीजें आज छपी है। अब क्या है, जैसे ये खबर, और क्यों मुझे ये वीडियो करने को मजबूर होना पड़ा, जब ये पढ़ता हूं बेचैन हो जाता हूं, कोई बताए तो सही आप लोगों को। अब ये जेपी नड्डा के हवाले से खबर है, ये मेरे ख्याल से दैनिक हिंदुस्तान में है। वंशवाद के लिए जुट रहा विपक्ष, जेपी नड्डा। मतलब विपक्ष जो जुट रहा है वंशवाद के लिए जुट रहा है, क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक होनी है बेंगलुरु में आजकल। और इधर उसी दिन जिस दिन बेंगलुरु में बड़ी बैठक है 18 तारीख को ही एनडीए ने जो अपना कुनबे का विस्तार किया है, जिसमें 6-7 नए पार्टनर साझेदार खोजे हैं, उन सब के साथ बड़ी बैठक 18 को, एक ही दिन। तो अब इन्होंने कहा वंशवाद के लिए जुट रहा है कुनबा। और ये जेपी नड्डा के साथ जो तस्वीर है, ये है, तस्वीर में है वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अगर वसुंधरा जी की भी बात करेंगे तो ये भी वंशवाद की ही पैदाइश है या उसी श्रृंखला की है। इनकी माता
आप जानते होंगे, अब बहुत इसमें जानकारी देने वाला हूं आपको। राजमाता सिंधिया, ठीक है, वो इनकी ये सुपुत्री हुई राजमाता की। वो जनसंघ में भी थी, बीजेपी की जो फाउंडर मेंबर्स जो थे उनमें थी। 80 में बीजेपी का गठन हुआ, उसके पहले जनसंघ में थी। अब इनके जो भांजाश्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका खुद का बेटा दुष्यंत सिंह, वो अभी बीजेपी के सांसद हैं झालावाड़ से, जो ये वंशवाद के खिलाफ चूंकि बोल रहे हैं इसलिए बात होनी चाहिए। दुष्यंत सिंह इनके बेटे हैं, ये सांसद हैं बीजेपी के, बीजेपी एमपी है। अभी कुछ तस्वीरों पर आएंगे, आगे बहुत कुछ है, चलिए इस पर भी हम आगे ही बात करते हैं। उसके बाद दूसरी खबर है जिसमें दिख रहा है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव, राजभर बनेंगे मंत्री। तो राजभर कौन है? ओपी राजभर। सुहेलदेव पार्टी है, यूपी में फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। उनके बयानों के बहुत सारे वीडियो कल अचानक वायरल हो रहे थे, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा रंगारंग वीडियो है, रंगारंग बयान, बहुत मजा आएगा सुनकर। तो ओपी राजभर साहब 2017 में योगी जी के साथ थे, योगी जी की सरकार में मंत्री भी बने। 2 ही साल में खटपट किया, बयानबाजियां बहुत की, सरकार से बाहर हुए, फिर पोस्टरिंग करते रहे और उसके बाद 2022 के पहले अखिलेश के साथ पार्टनर हुए। अखिलेश के साथ चुनाव में साझेदारी हुई, लड़े, इनके बेटे भी लड़े, जो बेटे ये सुपुत्र ये चुनाव लड़े जो हार गए शिवपुर कंस्टिट्यूंसी से। और राजभर जी अब आ गए हैं बीजेपी के साथ। तो अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात की ये तस्वीर अमित शाह ने भी ट्वीट की है कल, और राजभर साहब ने तो कहा ही, और अखबार में अब खबर आ गई जिसके मुताबिक ये राजभर साहब ये योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। तो ये डील इनकी हो गई है। योगी जी बैठे हैं लखनऊ में, डील यहां कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन डील हो गई। अब क्या है, ये जो सुपुत्र हैं, चूंकि वंशवाद, परिवारवाद, इस पर मोदी जी बहुत बोलते हैं, तो राजभर साहब के 2 बेटे हैं। इनका नाम है अरविंद राजभर, एक और सुपुत्र है इनके, इनका नाम है अरुण राजभर। अब समझिए कि ये सब लोग बिल्कुल वंशवाद के खिलाफ है मोदी जी। ये 2 बेटे हैं इनके, ठीक है। तो अरविंद राजभर साहब, राजमंत्री का दर्जा इन्हें भी मिला हुआ था, महत्वाकांक्षी ये भी हैं राजनीति में, चुनाव भी लड़े, हार गए 2022 में किसी अनिल राजभर नाम के बीजेपी के प्रत्याशी से। पिताजी को कहा जा रहा है अब योगी मंत्रिमंडल में सीट मिलेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव है। मोदी जी कहीं भी किसी ढंग का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते। यूपी में कुछ सीटों पर लगता है कि कहीं चुनौती मिलेगी, उसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, इसलिए वहां सेट कर रहे हैं। एक जातीय आधार पर इनका वोट बैंक है, इसलिए सेटिंग करने के लिए छोटे दलों को मिलाने की कोशिश हो रही है। वैसे बिहार में भी हो रही है। बहरहाल तो हम परिवारवाद पर सीमित रहते हैं। तो बहरहाल तो इनके एक बेटे हैं अरुण राजभर। अब इन बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि इनको गाजीपुर से हो सकता है टिकट मिले, क्योंकि गाजीपुर की सीट अफजाल अंसारी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है, जो वहां से गाजीपुर से सांसद थे, मुख्तार अंसारी के भाई। तो ये सीट के दावेदार इनके एक सुपुत्र हैं अरुण राजभर साहब। मिलेगा नहीं मिलेगा, डील क्या हुई ये जानते होंगे, और या फिर अमित शाह जानते होंगे, इन दोनों के बीच है। इनकी भी महत्वाकांक्षा है, चुनाव हार चुके, तो कुछ डील इनके लिए भी हो रही होगी। तो पापा, 2 पुत्र, इनकी पत्नी, इनके भाई की पत्नी प्रधानी में शायद लड़ी थी, हारी या जीती मुझे याद नहीं, पूरा कुनबा वंशवाद परिवारवाद की बुनियाद पर है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप गूगल सर्च करेंगे पूरा पारिवारिक आपको मिल जाएगा। लेकिन यह परिवारवाद नहीं है, ये क्योंकि ये बीजेपी की तरफ आ गए। अब जरा इनके कुछ भाषण आपको हम सुनाते हैं। और ये बीजेपी, अमित शाह और मोदी की बीजेपी किस तरह से हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, चाहे वंशवाद की बात करके वंशवादी पार्टी अगर जिसको कहती है वही उनको मिलाती है, या उन लोगों को लेकर आते हैं, या भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाते हैं उनको लेकर आते हैं, जो इन्हें हर तरह की गाली देते हैं, लिटरली मां बहन की गाली, उन्हें भी अपनी पार्टी में लाते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसी भी गाली दी थी, किसी वीडियो में है, बताया गया, मेरे सहयोगी ने बताया। फिलहाल सुनिए कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है और किन किन लोगों को लाती है। अब ये राजभर साहब को देखिए, पहले भी थे, बीच में क्या संकल्प ले रहे थे बीजेपी के खिलाफ, सुनिए। छोटे छोटे टुकड़े, अलग अलग चैनल और यूट्यूब चैनल के सौजन्य। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है
तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था, ऐ देश के गरीबों, हवाई। यही रोक देते हैं। दुनिया में कोई झूठ बोलने वाला नेता है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ये है OP राजभर जी, जो 2022 के चुनाव के पहले और 2021 के बाद जब वो बीजेपी से खफा होकर और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे, कुछ और सुनिए। जैसे ये हिंदी खबर चैनल पर एक संवाद है, ये भी सुनिए। छोटे छोटे, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का अगर झूठा कोई है उत्तर प्रदेश में तो उस नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। अरे ऐसे अब देखिए, पहले नंबर पर मोदी जी, जिनके दूसरे नंबर के आदमी अमित शाह जी। अमित शाह जी के साथ इनका फोटो देखा। अब ये करें दूसरा कोई झूठा है दुनिया में तो योगी जी। और अब ये कहां जा रहे हैं? योगी जी के मंत्रिमंडल में। तो जिसको झूठा कह रहे थे उनके मंत्रिमंडल में जाएंगे। और परिवार की बात मैंने कह दिया आपको। अब ये विचार, परिवार और भ्रष्टाचार, इन तीनों से बीजेपी का क्या रिश्ता है, जब आप बोलते हैं और करते हैं उसको समझिए। अभी एक और सुनिए छोटा सा, बहुत इंटरटेनमेंट। तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहां चलवा तू? सोचत रहो कोई ना बोली, अरे तोहरे डरबौले वही भीतरा हम तक पता नहीं भीतरा हमने का बताइए अब तक कोई। ये बीजेपी के लिए कह रहे हैं चुनाव के बाद योगी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, योगी और बीजेपी के लिए। और उसी योगी की सरकार में भाई साहब मंत्री होंगे। ऐसे एक और वीडियो है, देखिए, ये ललन टॉप के सौजन से, इसको भी जरा सुनिए। भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं जाऊं। भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में, हाँ, तब भी मैं नहीं जाऊं। क्या कहा कि भगवान भी प्रकट होकर अगर हमको कहे कि चलो भाजपा में, तब भी हम नहीं जाएंगे। और इस कहे के ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2022 के शुरुआती महीनों में या 2021 के आखिरी महीने में, पक्का नहीं पता इंटरव्यू कब होगा, लेकिन मान लीजिए 2022 चुनाव के पहले, मार्च में चुनाव हुआ और अभी हम 2023 में। उसके पहले ऐसा कहने वाला आदमी बीजेपी, देखिए दल बदल हर आदमी करता है या हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में दल बदलुओं को लाया जाता है। चुनाव में इस तरह से दल बदल, इसको अवसरवाद कहें, जो भी कहें, इसके कोई भी नैतिक मर्यादाएं बीते दशकों में टूटी है, इसलिए इसकी मिसालें 50 हैं। लेकिन ऐसा कहने वाला, गाली देने वाला आदमी बीजेपी के लिए आज कितना अहम है। और वो प्रधानमंत्री मोदी भाषण में लेक्चर देते हैं, परिवारवाद, वंशवाद विचार, और बीजेपी के विचार की बात करते हैं। क्या है बीजेपी? अब ये देखिए एक और भाषण। कितने दिन तक दूसरे की बात मानोगे? अभी एक चर्चा बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि गठबंधन है हम लोगों का, महेंद्र नहीं लड़ रहे हैं। यहां जितने लोग हो आप बताओ, महेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाओ। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाए, अगर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे हो। अब देखिए, ऐसी इन्होंने मां की गाली दे दी बीजेपी नेताओं के लिए। देखना भाई, इसको म्यूट कर देना, बीच में कहीं बीप लगा देना, क्योंकि हम सुना नहीं सकते। सीधी मां की गाली इन्होंने भाजपा नेताओं, जूता मारो जहां भी मिले भाजपा ही जूता मारो, ये तो कह रही है, लेकिन सीधी मां की गाली। अचानक प्ले हो गया, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं एडिट करके इसको डालता, लेकिन फिलहाल बीप कर देंगे। तो जो ऐसे बहुत सारे बयान हैं, बीजेपी को उखाड़कर समंदर में फेंक दूंगा। बल्कि सच कहूं तो जब ये सब भाषण और बयान में सुनता था 2022 के पहले, और मुझे भी अप्रोच किया गया कि आप इंटरव्यू करिए, लेकिन मुझे लगा इतना बड़बोला आदमी है, हर इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो फिर किसी वजह से मैं नहीं इंटरव्यू कर पाया। करना चाहिए, अगली बार मिलेंगे। अब पता नहीं इस वीडियो से नाराज हो जाए, हालांकि नाराज ऐसे लोग होते नहीं, चूंकि यही काम करते हैं, बोलना उनको भी पता है।
तो कभी मिलेंगे राजभर साहब से तो मैं यही सब पे पूछूंगा। इतना बड़बोला आदमी, पूरे चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करता हुआ आदमी, जिसे 6 सीटें मिली जीते, जिनका बेटा चुनाव हार गया, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहे थे कि बीजेपी को 200 सीट पर, तो उनके भाषण, उनकी सभाओं, उनकी बातें सुनकर 150-200 सीट बीजेपी हार जाएगी और सरकार बन जाएगी। लेकिन जब सरकार नहीं बनी, या अखिलेश यादव हार गए, या जब लगा कि अब कोई फायदा नहीं है विपक्ष में, कितना हम पैर घसीटेंगे, क्योंकि सत्ता का स्वाद इन्होंने चखा था पहले, तो फिर क्या हुआ? कुछ ही दिन के बाद से समाजवादी पार्टी या विपक्षी गठबंधन को की आलोचना करने लगे, और ये आया कि 22 से ये 23 में आए, 21 में चुनाव हुआ था 2022 में, 22 में, हाँ 23 में आए, और उसके बाद बीजेपी के साथ चले गए। तो ये तो है राजभर साहब, अवसरवाद और मौका परस्ती। लेकिन ये सब लोग करते हैं, इसलिए सिर्फ उनको नहीं कर सकते। मैं तो, मेरे केंद्र में मोदी जी हैं, शाह जी हैं। अब ये बहुत सारा बीच बीच में वायरल होता रहता है कि कैसे बीजेपी में परिवारवाद है, या कैसे परिवारवादियों को बीजेपी बढ़ाती है, या अगर दूसरी पार्टी में है या कांग्रेस में है तो कोई परिवारवाद है, वही अगर बीजेपी में आ गया तो परिवारवाद नहीं है, या परिवारवाद की परिभाषा सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित है। परिवारवाद की परिभाषा के दायरे से मेनका गांधी, वरुण गांधी कैसे मुक्त हो सकते हैं? एक ही परिवार की पीढ़ी है, इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी, इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी। वरुण और मेनका अगर बीजेपी के साथ है तो परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है। वरुण मेनका के बेटे होने के नाते कम उम्र में पीलीभीत से चुनकर सांसद बन जाते हैं तो परिवारवाद का वहाँ कोई रिश्ता नहीं है, 3 बार के सांसद है। लेकिन राहुल गांधी परिवारवाद की पैदाइश है या परिवारवाद के बाय प्रोडक्ट है, जो भी यही बोलते हैं। तो ये लिस्ट बार बार वायरल होती है सोशल मीडिया पर, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मिलता रहता है, दिखता रहता। अब इसमें कुछ नाम जो दिलचस्प है, सिर्फ उसकी बात करें। अब जैसे हमने इनकी बात की आपको, वसुंधरा राजे और विजया राजे, विजया राजे सिंधिया राजमाता विजया राजे सिंधिया जिक्र किया शुरू में। वसुंधरा राजे 5 बार की झालावाड़ से ये सांसद चुनी गई। धौलपुर राजघराने में इनकी शादी हुई थी, राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं। लेकिन जब तक ये सांसद चुनी गई ठीक, लेकिन जब ये राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री बनी और जब इनकी दिलचस्पी हो गई कि अब राज्य की राजनीति में होना है, तो उन्होंने उस धौलपुर की सीट को, माफ करें झालावाड़ की सीट को, जहां से ये 5 बार जीती थी, अपने बेटे सुपुत्र दुष्यंत सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया। और ये तस्वीर आपको जो दूसरी दिख रही है इसमें, ये दुष्यंत सिंह है, थोड़ा बड़ा कर दें देखने के लिए। अब ये दुष्यंत सिंह है जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, और ये विदेश में पढ़े, बाहर से आए और सीधे सांसद का चुनाव लड़े। 2003 में पहले बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की और 2004 में चुनाव लड़े और जीत गए। और दुष्यंत अभी 4 बार, मेरे ख्याल से अगर मैं सही बोल रहा हूं, 4 बार बीजेपी के सांसद हैं। अब जरा सोचिए कि दुष्यंत सिंह अगर वसुंधरा राजे के बेटे नहीं होते तो क्या ऐसे सांसद बन जाते? बाहर से, विदेश से पढ़कर आते ही उनको सांसद का टिकट बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से, जो सत्ता में थी 98 से लेकर 2004 तक, उस सत्ताधारी मां उनकी केंद्र में मंत्री थी वाजपेयी की सरकार में, क्योंकि केंद्रीय राजनीति में थी, बाद में राज्य की राजनीति में गई। वाजपेयी की सरकार में मंत्री के बेटे को टिकट मिला और उसके बाद दुष्यंत सिंह सांसद बने और लगातार सांसद। उसके बाद ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हम पीयूष गोयल का जिक्र बार बार होता है, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वेद प्रकाश गोयल के बेटे थे। गोपीनाथ मुंडे। अब चूंकि बात बीजेपी की और ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं ताकि, मैंने कहा ना कि आपको कोई बीजेपी वाला कहे कि बीजेपी में तो एकदम वंशवाद नहीं होता है, तो ये सब आपको दिखाने बताने की बात है। अब गोपीनाथ मुंडे अच्छे बड़े नेता थे, ओबीसी लीडर, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। मैं तो मिला भी हूं 90 के दशक में, ठीक ठाक इनका असर था और मैं अच्छा लीडर मानता था इनको। सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई और उसके बाद इनकी मौत के बाद पंकजा मुंडे और इनकी दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे, दोनों को बीजेपी ने उठाया, पिक किया और राजनीति में आगे बढ़ाया। पंकजा मुंडे 2014 में शायद फडणवीस की जब सरकार बनी तो पंकजा मुंडे सीधे मंत्री बनी, विधायक बनी और मंत्री बनी। और हालांकि इन पर आरोप भी लगे, उस समय कुछ चिक्की घोटाला हुआ था अगर मुझे ठीक से याद है। दूसरी इनकी सिस्टर है प्रीतम मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे। प्रीतम मुंडे को बीजेपी ने सीधे लोकसभा का टिकट दिया और प्रीतम मुंडे सांसद बनी, मेरे ख्याल से 2 बार सांसद बनी, 14 और 19 में। तो इनकी 2 बेटियां पिता के मौत के बाद
विरासत संभालती हुई एक राज्य में राजनीति में सक्रिय हुई मंत्री बन गई और ये एमपी बन गई बीजेपी की, अभी भी एमपी है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? अगर ये दोनों बेटियां इनकी नहीं होती और असामयिक निधन नहीं होता, वो सहानुभूति नहीं होती और उसके आधार पर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया होता, तो क्या ये राजनीति में एक मंत्री और एक सांसद होती? ये सवाल है सोचने की बात। मैं इन दोनों की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उस मौके पर सवाल उठा रहा हूं जिस मौके को परिवारवाद या जिसकी मेहनत को भी, जो कई बार किसी परिवार का वारिस हो सकता है, लेकिन उसने अपनी मेहनत से 20 साल 15 साल 25 साल राजनीतिक तौर पर सक्रियता से अपनी जमीन तैयार की, लेकिन उसको आप सिर्फ परिवारवाद की उपज कहकर खारिज करते हो, तो अपने परिवारवाद या अपने पारिवारिक कुनबे की भी बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने बीते 20 सालों में 15 सालों में अपनी एक जगह बनाई है। 2004 से सांसद रहे और खासतौर से बीते 7-8 सालों में, तो उस जगह को जो राहुल गांधी ने बनाई, भारत जोड़ो यात्रा हो या इतनी यात्रा मणिपुर तक जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वहां राहुल गांधी हो आए। ऐसी कई जगहों पर जहां प्रधानमंत्री को दौरे करने चाहिए वहां राहुल गांधी हो आते और बीजेपी को इस पर भी नाराजगी है। इसलिए खारिज करो हर बार वंशवाद परिवारवाद, भ्रष्टाचार तो कहते ही। तो सवाल उठता है क्या आपके भीतर नहीं है? अब वही जो मैंने शुरू में कहा, मेनका और वरुण की बात, उसी परिवार की मेनका है, उसी परिवार के वरुण है। परिवार की दो शाखाएं हैं दोनों के, मतलब इंदिरा गांधी के समय ही संजय गांधी के निधन के बाद मेनका से इंदिरा गांधी का झगड़ा हुआ, परिवार से अलग हुई, उन्होंने अलग अपनी राजनीतिक ज़मीन बनाने की तैयारी कोशिश की, शायद संजय विचार मंच बनाया था, उसके बाद और भी उनकी सक्रियता रही, फिर जनता दल में आई, जनता दल से चुनाव लड़ी, जनता दल की सरकार में भी मंत्री रही वो, और उसके बाद बीजेपी से जुड़ी वाजपेयी के दौर में, और उसके बाद वाजपेयी सरकार में मंत्री रही। उसके बाद फिर लगातार सांसद, पीलीभीत से बीच में सुल्तानपुर गए, अभी भी सुल्तानपुर से सांसद है, और 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में भी मंत्री थी, अब नहीं। वरुण पीलीभीत से 2014 में सीधे चुनाव लड़े, जो इनकी माताजी की सीट थी। उसके बाद फिर बीच में सुल्तानपुर गए, 2014 नहीं, माफ करें, 2009 में वरुण गांधी लड़े पीलीभीत से, 2014 में लड़े सुल्तानपुर से, अभी पीलीभीत से हूं। डेटा बोलते समय हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, माफ करेंगे। तो बहरहाल, लेकिन बात यह है कि क्या यह फिर परिवारवाद नहीं है? अगर राहुल गांधी या बाकी लोग जो दूसरे खेमे में हैं, जो अपोजिशन में है, वो परिवारवाद है, तो ये क्या? अब ये तस्वीर प्रमोद महाजन और उनकी बेटी पूनम महाजन। प्रमोद महाजन की हत्या उनके भाई ने कर दी थी, और उनकी हत्या शायद 2006, और उसके बाद पूनम महाजन राजनीति में आई, 2006 ही था मेरे ख्याल से। उसके बाद पूनम महाजन राजनीति में आई, और उसके बाद पूनम महाजन उस समय, जिस समय राजनीति में आई, बीजेपी ज्वाइन किया, उस समय 26 साल पूनम महाजन की उम्र थी। बीजेपी ने उनको बढ़ाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2009 में उन्हें घाटकोपर से टिकट दिया बीजेपी ने, उस चुनाव में हार गई असेंबली का। राम कदम एक एमएनएस के नेता थे, उनसे हारी, लेकिन फिर भी पार्टी में उनकी हैसियत बढ़ती रही, नेताओं का आशीर्वाद मिलता रहा, और राष्ट्रीय राजनीति में, बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय सचिव बनी, और 2014 में वो लोकसभा का उन्हें सीधे टिकट दिया गया मुंबई नॉर्थ से, जहां संजय दत्त की बेटी प्रिया दत्त चुनाव लड़ती थी, लड़ी भी, जीती भी, 2014 भी है, 2019 भी, अभी सांसद है। अब सोचिए कि अगर प्रमोद महाजन की बेटी नहीं होती पूनम महाजन, तो क्या पूनम महाजन को इतनी कम उम्र में, 26 साल 27 साल की उम्र में बीजेपी से असेंबली का टिकट मिल जाता, और उसके 32 साल या उसके 33 साल की उम्र में या 31 साल की उम्र में क्या सीधे लोकसभा का टिकट मिल जाता? और क्या उसके बाद बीजेपी की पूरी ताकत मशीनरी नहीं होती तो क्या 2 बार ऐसे सांसद बन जाती? क्या यह वंशवाद नहीं है? एक पिता जो बीजेपी का कद्दावर नेता था, उस पिता की विरासत को इन्होंने बढ़ाया। मैं फिर कहूंगा, इनकी योग्यता, इनकी राजनीतिक जो जमीन तैयार करने में या बनाए रखने में जो इन्होंने मेहनत की, मैं कहीं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन विरासत मिली और उस विरासत को का फायदा इन्हें मिला, मैं इतनी बात कर रहा हूं। अब नीचे तस्वीर देख रहे हैं, ये धूमल का, प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, अभी तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। क्या इन्हें फायदा नहीं मिला मुख्यमंत्री के बेटा होने का, या बीजेपी में एक कद्दावर नेता पुत्र होने का? ऐसे बहुत सारे नाम हैं। यशवंत सिन्हा तो चलो खुद ही बाहर है, बीजेपी में कभी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री थे,
वित्त मंत्री थे, लेकिन अभी तो वो बाहर है। जयंत सिन्हा उनके पुत्र हैं, उनकी भी अभी बहुत ज़्यादा पार्टी में चल नहीं रही है, वो भी उनके भी एक तरह से बुरे दिन। रमन सिंह के बेटे का भी जिक्र है। तो ऐसे बहुत सारी तस्वीरें आती रहती है। अब जैसे विजय गोयल की बात होती है, उनके पिता चरतीलाल गोयल थे। सुंदरलाल पटवा के बेटे कैलाश विजय वर्गीय का जिक्र होता है, उनका बेटा आकाश विजय वर्गीय डंडा उंडा चलाते हुए मारपीट करते हुए देखे गए थे। विजय कुमार मल्होत्रा, ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र जब आप बीजेपी का करेंगे तो वहां भी वंशवाद है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वंशवाद की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं या बीजेपी के लोग, तो अपना कुनबा भूल जाते हैं। ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान के बारे में है, बहुत सारे लोगों का है। अब लिस्ट बहुत हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बात बहुत ज़रूरी है इसमें। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इनको हम छोटा करते हैं इस तस्वीर को। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराज सिंधिया के बेटे हैं। अब माधवराज सिंधिया कांग्रेस नेता भी थे, हालांकि बीच में वो कांग्रेस से अलग भी हुए थे, लेकिन ग्वालियर से लगातार जीतते रहे। ग्वालियर, गुना और महाराज तो रहे ही सिंधिया राजघराना। माधवराज सिंधिया का एक विमान दुर्घटना में उनकी डेथ हुई, शायद 2001 था। और उसके बाद उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र कम थी, 29 या 30 साल उम्र थी। और गुना में जहाँ से वो सांसद थे माधवराज सिंधिया, गुना सीट खाली हुई और उसके बाद माधवराज सिंधिया की सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बने और जीते। तो क्या अगर माधवराज सिंधिया के बेटे नहीं होते तो 30 साल की उम्र में कहीं बाहर से पढ़कर आने की वजह से और कहीं चुनाव में टिकट मिल जाए और उसके बाद जीत जाएं कांग्रेस जैसी पार्टी का, और उसके बाद 2004 में भी जीते और जीत कर आए, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बन जाए और मंत्री ही नहीं स्वतंत्र प्रभार मिल जाए, क्या ये परिवारवाद नहीं है? भाई 3 पीढ़ियां परिवार में, चौथी पीढ़ी तैयार है, कहा जा रहा है इनके भी पुत्र आने वाले समय में बीजेपी को मिल सकते हैं। तो ये परिवारवाद है कि नहीं? राजमाता सिंधिया, हालांकि दोनों की राजनीति अलग थी। राजमाता सिंधिया बीजेपी की तरफ थे, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे। एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया ने हरा दिया था ग्वालियर से, लेकिन फिर भी परिवार तो था कहीं, इनका परिवार तो था। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के न सिर्फ ठीक ठाक मध्य प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र में उनको अहम जिम्मेदारी दी गई। और कैसे वो बीजेपी में आए वो कहानी तो आप जानते हैं। वो भी एक अवसरवाद है कि आप बीजेपी के खिलाफ राजनीति करते करते एक समय ऐसा आता है कि आप बीजेपी ऐसे लोगों को टैप करती है और उसके बाद अपने पाले में लाती है। और कैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई कमलनाथ की, और कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुनबा आया, और कैसे एमपी में फिर शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर आए, ये इतिहास। अब ये केंद्र में मंत्री हैं और इनके साथ जो बागी हैं वो वहाँ हैं, हम उस पर अभी विस्तार से नहीं जा रहे। अब ये सीपीएन सिंह और आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह पडरौना राज परिवार के वारिस हैं। इनके फादर सीपीएन सिंह कुशीनगर से सांसद थे, 80 के दशक में इंदिरा गांधी के मंत्री थे। आरपीएन सिंह भी अगर इनके पुत्र नहीं होते, राजनीतिक परवरिश नहीं होती, राजनीतिक विरासत नहीं होती, तो क्या पता क्या होते। फिर भी मैं कहूँगा इनका श्रेय देता हूँ। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप वहाँ सिर्फ परिवारवाद और वंशवाद कहकर विरोधी खेमे को खारिज करेंगे, विपक्षी दलों को खारिज करेंगे, तो अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि आपके पास कौन लोग हैं। और ये अगर वंशवाद की पैदाइश है तो कांग्रेस में थे, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस में थे वो सब, और वो सब आज बहुत सारे उसमें बीजेपी के खेमे में। तो पडरौना से मेरे ख्याल से 4 या 5 बार शायद जीते। उसके बाद लोकसभा चुनाव जीते 2009 में, केंद्र में मंत्री रहे मनमोहन सरकार में, 14 में हारे और 19 में हारे, 2 बार हार गए। इन्हें लगा अब राजनीति में हमारे पास कांग्रेस में जगह नहीं है। जिस कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी और मोदी पर हमला करते रहे, उसी बीजेपी में अब चले गए और बीजेपी के नेता हैं। तो ये है आरपीएन सिंह। एक और इधर चेहरा दिख रहा है, जितिन प्रसाद। अब ये जितिन प्रसाद है, ये भी योगी सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, योगी सरकार में मंत्री हैं। इनके फादर थे जितेंद्र प्रसाद, ये कांग्रेस के लीडर थे। नरसिंह राव सरकार के समय में राजनीतिक सलाहकार भी थे। हालांकि एक समय सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करके उन्होंने सोनिया के खिलाफ भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेसी थे।
इनके पुत्र जितिन प्रसाद पिता के निधन के बाद पिता की विरासत संभाली, चुनाव लड़े, जीते, कम उम्र में केंद्र में मनमोहन सरकार में मंत्री बने। तो युवा जो मंत्रियों का जत्था था मनमोहन सिंह की सरकार में, आरपीएन सिंह, सिंधिया, जितिन प्रसाद, ऐसे कई नाम थे, मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा के बेटे, अभी वो बीजेपी में नहीं है, क्या पता आगे क्या हो। ऐसे कई नाम थे जिनकी विरासत थी। अगर परिवारवाद कहेंगे तो वो परिवार उनका राजनीतिक था और उनको पिता से विरासत मिली, पिता की सियासी जमीन मिली, वरना कोई वजह नहीं है कि कहीं से पढ़ के आए और सीधे लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत जाएं। तो वो उसका फायदा एक बेस मिला। वो सब जो कांग्रेस में थे उनमें से ज्यादातर आज की तारीख में बीजेपी में चले गए। तो मोदी जी क्या उन्हें नहीं देखते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल उसके बाद एक जिक्र होता है, इसमें कुछ तस्वीरें मैं नहीं देख रहा हूं, एक जिक्र होता है जब परिवारवाद का, हाँ, सोनेलाल पटेल, उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल, हालांकि सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी पल्लवी पटेल दूसरे खेमे में है, मतलब वो अखिलेश यादव के टिकट पर चुनाव लड़ी और केशव मौर्य को उनकी कंस्टिट्यूएंसी से हराया। कंस्टिट्यूएंसी का नाम अचानक सिराथू से हराया, सिराथू में गया भी था। पल्लवी ने हराया नारायण राणे। अब नारायण राणे उसकी भी मिसाल है कि नारायण राणे पर करप्शन के आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही। किरीट सोमैया जो बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद हैं, लगातार घेरते रहे। नारायण राणे मोदी सरकार के अहम चेहरे हैं महाराष्ट्र से, और इनके पुत्र जो एमपी रहे हैं अब जाहिर है बीजेपी के साथ है। किरण रिजिजू के पिता पॉलिटिकल थे, वीरेंद्र सिंह, बहुत सारे नाम हैं। अब एक एक नाम करेंगे तो और भी लंबा है, बहुत सारे नाम है। बहरहाल तो कहने का आशय ये है कि अगर परिवारवाद आप कहते हैं तो क्या अपने कुनबे को आप देखते हैं कि आपके कुनबे में कौन कौन लोग हैं? जो, हाँ, एक नाम तो और है, देखो ये तो बहुत नाम था, भूल गया था मैं शुरू में। अब ये अमित शाह जी हैं। ठीक है, अमित शाह ने राजनीति में अपने तय जमीन तैयार की। प्रधानमंत्री मोदी उनके खास हैं उस समय जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उन्हीं दिनों की दोस्ती है, परिचय है। पाइप का कारोबार किया करते थे अमित शाह, एबीवीपी में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। उन्हीं दिनों में उनकी मोदी जी से मुलाकात हुई है 80 के दशक में, और उसके बाद उनकी दोस्ती आज कहाँ है, किस रूप में। लेकिन हमारा विषय वो नहीं, हमारा विषय बगल में जो देख रहे हैं ये जय शाह साहब। क्या अमित शाह के बेटे नहीं होते जय शाह? तो आज जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा है, ऐसा कब्जा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी, बड़े बड़े दुनिया भर में नाम कमा चुके भारत के बैट्समैन हो, कैप्टन हो, किसी की कोई हैसियत है क्या जय शाह के सामने? कई बार तस्वीरें आती है, लगता है सौरभ गांगुली हो चाहे कोई हो, उसके सामने कोई नहीं है। तो ये अमित शाह के बेटे होने का फायदा है, गृह मंत्री के बेटे और एक ताकतवर नेता के बेटे होने का फायदा है, या जय शाह में इतनी बड़ी क्वालिटी है, क्रिकेट के ऐसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं कि भारत को जिताने का सारा फॉर्मूला उन्हीं के पास है। क्रिकेट को मैनेज करने, बीसीसीआई को मैनेज करने, खिलाड़ियों को मैनेज करने, टीम को मैनेज करने, आईसीसी पर दखल और प्रभाव इतना है कि उनके बिना तो बीसीसीआई का भट्ठा बैठ जाता है। इसलिए कहा गया कि इन्हीं को लो। क्या ये सच है? नहीं। तो ये भी तो परिवार का हिस्सा है, और ये उस परिवार की ताकत के प्रतिफल है। अब चेहरा इनका भी लोग लेते हैं जब जिक्र करते हैं। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे। हालांकि मैं राजनाथ जी को थोड़ा कंपैरेटिवली डिफरेंट लीडर मानता हूं, नोएडा से विधायक हैं, लेकिन हाँ, राजनाथ सिंह के तो बेटे हैं ही। वरना बहुत सारे नेताओं के बेटे झंडा बैनर लेकर घूमते रह जाते हैं, दरी बिछाते रह जाते हैं, माइक लगाते, पंडाल ठीक करते रह जाते हैं, नेताओं के आगे पीछे घूमते रह जाते हैं। उन्हें टिकट नहीं मिलता, असेंबली का नहीं मिलता, सांसद की छोड़ दीजिए, मंत्री बनना छोड़ दीजिए। तो ये सब भी होता है। हालांकि मैं फिर इसमें लगाऊंगा, ऐसी भी सैकड़ों मिसालें हैं जिसके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन उसने अपने दम पर जमीन तैयार की, बनाई और लीडरशिप कायम की। नरेंद्र मोदी उसकी मिसाल है। तो ऐसी मिसालें, मैं ये सिर्फ बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप दूसरों को सिर्फ परिवारवाद के आधार पर खारिज करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकिए कि आपके पास ऐसे कितने लोग हैं, और अगर परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष या आरजेडी में है तो आपके कुनबे में अगर 3 पीढ़ियां हैं तो वो परिवारवाद है कि नहीं। अगर अकाली दल आपका पार्टनर है तो वो परिवारवाद है कि नहीं। प्रकाश सिंह बादल का बेटा सुखबीर बादल, उनकी पत्नी कैबिनेट में,
एक समय था कि पिता पुत्र दोनों, एक सीएम एक डिप्टी सीएम, तो वो परिवारवाद है कि नहीं है? एक परिवार से तीन और तीनों के तीन सत्ता में, परिवारवाद है कि नहीं? और अभी एक और नाम बहुत चर्चा में, रामविलास पासवान, बिहार के नेता, बड़े दिग्गज। 77 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था हाजीपुर से चुनावी विक्ट्री का, चुनावी जीत का। उनके सुपुत्र चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। अब चिराग पासवान, रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पारस, पशुपति कुमार पारस, उन दोनों में दो फाड़ है। जो पासवान की पार्टी है दो हिस्सों में है, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, एक पर कब्जा आधा। वो चिराग कहते हैं हमारी असली पार्टी, पशुपति कुमार पारस कहते हैं हमारी असली पार्टी। चुनाव आयोग ने भी उनकी हैसियत को मान्यता दी, सरकार ने दी, सरकार में शामिल किया। अब चिराग को भी चाहते हैं मोदी और अमित शाह के इनके साथ आ जाएं, चूंकि चुनाव है अगले साल। तो चिराग पासवान, उनके पिता रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस, उनके भाई रामविलास पासवान, चिराग पासवान चाचा भतीजा, रामविलास पासवान के एक और भाई रामचंद्र पासवान, उनके बेटे प्रिंस पासवान। तो ये सब तो कुनबा है। वो भी चुनाव लड़े जीते रामचंद्र पासवान के निधन के बाद समस्तीपुर से। तो ये परिवार है कि नहीं? आप पूरे परिवार को आज अपने साथ समेट रहे हो, परिवार है कि नहीं? एक ही परिवार से 5-4 सांसद हैं। क्या वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नहीं होते तो क्या वो ऐसे जमुई सीट से जाकर जीत जाते? एक्टिंग में हाथ आजमा रहे थे। राजनीति में कोई ऐसी जमीन, ऐसी तैयारी या जमीन पर 10-20 साल कोई घिसाई नहीं की थी उन्होंने, चप्पल घिसाई नहीं की थी। रामविलास पासवान के बेटे थे, रामविलास पासवान की मेहनत थी, उनका 6% 7% वोट बैंक था, गठबंधन था, जीत गए। तो वो परिवारवाद नहीं है क्या? तो ऐसे बहुत सारे लोग, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, ये मिसालों की कमी नहीं है जो बीजेपी और इसमें है, लेकिन फिलहाल ये कि जो मैंने कहा कि अगली बार कभी भी अगर आपको बीजेपी के लोग परिवारवाद का और ये सब मोदी जी के भाषण के हवाले से जिक्र करें तो आप ये सब मिसालें उनको बता सकते हैं कि भाई बीजेपी में और बहुत सारे लोग हैं। अब वीडियो लंबा होगा तो इसलिए फिलहाल, और एक नैतिक बात, जितनी नैतिकता की दुहाई प्रधानमंत्री मोदी देते, जब उनकी पार्टी इस तरह से लोगों को शामिल करती है या फैसले करती है या चुनाव में जिस तरह के हथकंडे अपनाती है, उससे नैतिकता का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं। कहने की बात है, जुमले में जो भी आप कहें, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खा लिया है सब मेरे पास सबको आने दूंगा, अगर उनके हिसाब से खाया है तो। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मोदी जी को प्रणाम है। चुनाव में ऐसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे भाषण होंगे, उस भाषण से जो निकलेगा उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार।